चलिए सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम जिस सिलेबस को पढ़ रहे हैं वो पूरा जो आप फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं, सेकंड, थर्ड, उन सबसे अलग ऐसे के बहुत नज़दीक है। एथिक्स वाला जो हिस्सा है वो ऐसे के बहुत नज़दीक जाता है। बाकी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और प्रीलिम्स की जो तैयारी है उससे थोड़ा सा अलग जाता है, क्योंकि हम सिलेबस का जो बाकी हिस्सा पढ़ते हैं ना वो बाहरी चीज़ें हैं। हिस्ट्री एक तरह से पास्ट है, पॉलिटी राजनीति की चीज़ें जो बाहर होती हैं, ज्योग्राफी बाहर होता है, इकोनॉमी बाहर होता है। ये वो चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग जो हमारे अंदर है, बाकी सारी चीज़ें बाहर है। ये पेपर अंदर का पेपर, अंदर की बात, मन की बात है, हमारे अंदर की चीज़ है, उसकी स्टडी है, तो बहुत डिफरेंट है। बाकी का सारा सिलेबस आप बाहर से प्राप्त करते हो, बाहरी नॉलेज, दूसरों का नॉलेज है, ये अपना नॉलेज, आत्मज्ञान जिसे कह सकते हैं, खुद का ज्ञान करना, खुद की स्टडी। बहुत मुश्किल काम है खुद की स्टडी करना, स्व मूल्यांकन करना, खुद को जगाना, खुद को लायक बनाना। फोर्थ पेपर उसी का 250 मार्क्स। जब ये पेपर नहीं था तब भी मैं ये पढ़ाता था, तब बच्चे बोर होते थे क्योंकि उसके मार्क्स नहीं मिलते थे, लेकिन मैं क्लास की शुरुआत से ही इसको पढ़ाता हूँ। इतने ही लेक्चर लगभग मैं पहले भी लेता था जब ये सिलेबस में नहीं था, और सिलेबस में आने के बाद तो मार्क्स मिलने लगे, इसी चीज़ के मार्क्स मिलने लगे, क्योंकि ये अखंड ज्योति जो हमारे यहाँ होती है पत्रिका, उसका गुरुजी का जो पूरा साहित्य है वो पूरा यही है, फोर्थ पेपर की तैयारी है। तो ये जो पेपर है ये हमको बहुत सूट करता है, हमने बहुत पहले से इसको पढ़ा है और पढ़ाया है, ठीक है। और ये इसलिए ह्यूमन इंटरफेस, पहला चैप्टर जो है ह्यूमन इंटरफेस, यानी कि मानव की बात हो रही है। मानव एक दूसरे से कैसे सीखता है, अंतर संबंध, इंटरफेस मतलब अंतर संबंध, मानव अंतर संबंध, इंटर रिलेशंस, इंटरफेस, हम एक दूसरे से कैसे सीखते हैं। अब जब हम एथिक्स की बात करते हैं ना और वर्ड देखते हैं ह्यूमन, तो ये मिसिंग है, ह्यूमन वर्ड मिसिंग होता है। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन बीइंग, मानव वाला पार्ट मिसिंग है। हम कभी ये नहीं कहते कि कलेक्टर कभी ये नहीं कहता कि मेरे ऑफिस में एक मानव आया था, कभी नहीं कहता। डॉक्टर कभी नहीं कहता कि मैंने आज एक मानव का इलाज किया, मनुष्य का इलाज किया, इंसान का इलाज किया। वो बोलता मैंने मरीज का इलाज किया। वकील कहता है कि मेरा क्लाइंट आया था, मानव आया था नहीं। टीचर बोलता है मेरा स्टूडेंट आया था। कलेक्टर बोलता बेनिफिशरीज आए थे, गवर्नमेंट के बेनिफिशरीज। गवर्नमेंट ने जो स्कीम चला रखी है उस स्कीम का लाभ लेने वाले लाभार्थी। अभी 1000 रुपये लेने के लिए अगर बहनें जाएंगी तो लाभार्थी, बेनिफिशरीज।
मानव आया था, मानव को हम 1000 रुपए दे रहे हैं। अब ये मैं इस शब्द पे क्यों जोर दे रहा हूं, अभी देखिएगा। ह्यूमन वर्ड आते ही चेंज हो जाएगा, ह्यूमैनिटी। दुकानदार क्या बोलता है, ग्राहक आया है। अगर वो कह दे कि मानव मेरे यहां खरीदने के लिए आया है, तो फिर वो एक्सपायरी डेट वाली चीज प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है मानव के लिए नुकसानदायक है, ग्राहक के लिए नहीं। कुछ बात समझ में आई? वो नुकसानदायक किसके लिए है, मानव के लिए। इसलिए वो मानव नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, ग्राहक। दुकानदार बोलता है ग्राहक आया था, और ग्राहक को ये सामान दे दो। मानव को आप लूट नहीं सकते, ग्राहक को लूट सकते हो। आपको समझ में आया? कस्टमर बैंक का कस्टमर होता है। मानव के साथ मानवीयता जुड़ी हुई है, इंसानियत। इसलिए सबसे पहले तो मानव बोलना शुरू कर दें, एथिक्स आ जाएंगे। नैतिकता के लिए सबसे बड़ी जरूरी है किसी को कस्टमर, स्टूडेंट, पेशेंट, क्लाइंट, ये सब मानने के बजाय क्या करना शुरू कर दें, मानव मानना शुरू कर दें। तो उसके मानवाधिकार शुरू हो जाएंगे और आपके ड्यूटीज। तो फिर ह्यूमन इंटरफेस, इसलिए क्या वर्ड यूज किया गया, ह्यूमन इंटरफेस। उसमें ह्यूमन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। हम मानव ही तो नहीं मानते उसको, बाकी सब मान लेते हैं। उस सामने वाले को उसको मानव नहीं मानते हैं, तो फिर तो एथिक्स के साथ आप कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। क्या कोई वकील पूरी नैतिकता के साथ वकालत कर लेगा? क्या कोई डॉक्टर पूरी नैतिकता के साथ डॉक्टरी कर लेगा? दुकानदार दुकानदारी कर लेगा? नैतिक सा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा उसको कि ये इतने का है, जबकि उतने का नहीं है। इसलिए एथिक्स बहुत बड़ी चीज है, इतना आसान नहीं है। केवल उसको मानव शब्द से संबोधित करने लग जाए तब भी चेंज हो जाएगा, तभी चेंज हो जाएगा, एकदम से ही चेंज हो जाएगा। आ गया समझ? तो इसलिए इस वर्ड को थोड़ा सा पकड़ के रखिएगा, ह्यूमन, मानव। इन्होंने नागरिकों के अधिकार नहीं बताया, नागरिकों के लिए नैतिकता नहीं बताई कि भारत के नागरिकों के साथ क्या नैतिकता, मानव के साथ क्या नैतिकता। घर वाले भी हमको रिश्तेदार या दोस्त बोलते हैं ना, हमारे दोस्त हमको दोस्त बोलते हैं, और रिलेटिव्स जो होते हैं वो रिश्तेदार, रिलेटिव्स बोलते हैं। मानव कहां बोलते? मानव बोलते ही आप ज्यादती नहीं कर सकते ना, धोखा नहीं दे सकते, झूठ नहीं बोल सकते, ज्यादती नहीं कर सकते। मानव बोलने के बाद मानवीय बनना पड़ता है। ठीक है, आपको हम यहां पढ़ाते हैं तो हम आपको यहां पर स्टूडेंट या वो मान करके नहीं पढ़ाते। ये जो क्लास है पूरी तरह मानवीय दृष्टिकोण पे क्लास है, एथिक्स बेस्ड है। हम यहां किसी से नहीं पूछते कि आप कौन है, ना हमको किसी की कास्ट पता है, क्योंकि मानव की कास्ट नहीं होती, उसमें कास्टिज्म आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, रिलीजन आ जाएगा। यहाँ मुसलमान भी आके बैठते हैं, हिंदू भी आके बैठता है। किसी भी कास्ट का हमको पता ही नहीं, किसी का सरनेम ही नहीं पता, आप में से नाम सरनेम कुछ नहीं पता हमको। यहाँ 600 लोग बैठते थे, 500 लोग बैठते थे, तब भी नहीं पता था, आज भी नहीं पता, पता ही नहीं है कितने लोग कौन हैं, कितने ज्यादा हैं। उस समय जिसको कुर्सी मिलती थी वो कुर्सी पे बैठ जाते थे, सामने दरी पे बैठते थे बाकी लोग। तो कौन दरी पे बैठ रहा है, कौन कुर्सी पे बैठ रहा है, हमको ही नहीं पता। जो जल्दी आएगा वो कुर्सी पे बैठ जाएगा, जिसको जगह नहीं मिलेगी वो दरी पे बैठेगा। कई लोग जल्दी आकर के भी दरी पे बैठते थे क्योंकि उनका आगे बैठना था, उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं था, ये बच्चे ही करते थे सब व्यवस्था। ये मानवीय दृष्टिकोण है, इंसानियत। लेकिन दूसरी जगह ऐसा है नहीं, उस जगह सबसे पहले तो फीस है, उसके बाद फिर पूरा फॉर्म भरेंगे, फिर उसके बाद सरनेम भी आएगा, नाम भी आएगा, बहुत सारी चीजें हैं।
फिर आदमी के पूर्वाग्रह आ जाते हैं, कई सारे पूर्वाग्रह आ जाते हैं, इसलिए भेदभाव शुरू हो जाता है। इसलिए एथिक्स के लिए उसको मानव मानना बहुत जरूरी है। तो ह्यूमन इंटरफेस, इसलिए नाम क्या रखा है? मानवीय अंतर संबंध, मानवीय अंतर संबंध, ठीक है ना। अभी ढेरों आईएएस हैं ऐसे जो अपने घरों में एससी एसटी के लोगों को नौकरी पे तो रखते हैं, लेकिन उनसे किचन में काम नहीं करवाते, उनसे बाहर झाड़ू लगवाना, बगीचे का काम करवाना, और उन लोगों के लिए जो चाय वगैरह बनती है उनके कप और मग और वो सब अलग रहते हैं उनके यहाँ। मतलब उनके यहाँ जो किचन में काम करने वाले लोग हैं वो ब्राह्मण होते हैं या कोई और होते हैं, मतलब एससी एसटी नहीं होता। और उनको सख्त हिदायत दी गई है कि इन लोगों को जो तुम चाय वगैरह दोगे या कुछ करोगे, उनके मग और कप और जो रहेंगे प्लेट वगैरह वो सब अलग रहेंगे, उधर रखे रहेंगे साइड में, उन्हीं में उनको देना और वहीं ले जाके वापस रखना है। ये यहाँ के आईएएस लोगों के यहाँ घरों में है, और कम नहीं, कम से कम 50-60 आईएएस के यहाँ होगा ऐसा, बल्कि और ज़्यादा ही होंगे। तो कई लोग मन में रखते हैं लेकिन ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको ये बुरा लगता है कि इन लोगों को जब ये पता चलेगा कि उनके लिए कप अलग रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, 50-60 लोग ऐसे होंगे जो मन में तो रखते हैं कि जातिगत भेदभाव है, लेकिन वो प्रकट नहीं होने देते। वो कप वगैरह अलग नहीं रखते, किचन में भी काम करा लेते हैं उनसे। वो इस बात से दुखी होते हैं कि अगर इनको पता चलेगा कि हम इनसे भेदभाव करते हैं तो इन पे क्या गुजरेगी, और वो अच्छा नहीं लगता उनको। तो अपर कास्ट में 2 तरह के लोग हैं, और तीसरी तरह के लोग हैं जो मन में भी नहीं रखते। 3 तरह के लोग हैं, एक बकायदा मन में रखते हैं, प्रकट करते हैं, और सामने वाले को जता भी देते हैं कि हम तुमसे नफरत करते हैं। दूसरे वाले लोग शर्त रख देते हैं कि भाई ऐसा है कि तुम एससी एसटी से हो, कोई बात नहीं, लेकिन साफ सुथरे रहना होगा, हमें साफ सुथरापन पसंद है। अगर तुम नहा के आते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, मतलब ठीक ठाक साफ सुथरे रहते हो, धुले हुए कपड़े पहनते और गंदे नहीं रहते, हाथ वाथ गंदे नहीं रखते, तो दूसरा आदमी काम करे चाहे तुम करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो हिदायत के साथ में उसको स्वीकार करते हैं और स्पष्ट बोलते हैं उससे, और नफरत नहीं करते, शर्त रख देते हैं उसके साथ कि हमें साफ सफाई पसंद है। तो 3 तरह के लोग मैंने आपको बता दिए। अब बाकी 2 में चलो ठीक है, एक ने सफाई की शर्त रख दी, एक ने ये कर दिया, लेकिन जो मन में भी रखा हुआ है, उसको जता भी रहा है, बर्तन भी अलग रख रहा है, और किसी भी कीमत पर किचन में घुसने से मनाही है। अब ऐसा व्यक्ति तो मानव भी नहीं मान रहा है ना, उसको मिनिमम ह्यूमन बीइंग तो मानना पड़ेगा ना। तो वो आपका एथिक्स का पेपर तो मायने ही नहीं रखता, ह्यूमन इंटरफेस वो तो मायने ही नहीं रखता, वो तो आपने पढ़ा ही नहीं। फिर पढ़ा और मार्क्स भी लेके आए, इसका मतलब आप बेवकूफ बना के आए यूपीएससी को। तो ये मैं उस वर्ग की बोल रहा हूं जिसके यहाँ पेपर रख दिया, पेपर कंपलसरी कर दिया, और उसके 250 नंबर भी रख दिया, और चैप्टर का नाम ही पहला चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, और हम यहाँ नारा भी लगाते हैं, मानव मात्र एक समान। हमारे यहाँ गायत्री मंदिर में तो कोई भेदभाव नहीं है, ना हवन में बैठने पर है, ना खाने पीने पर है, ना पूजा पाठ में है, ना मंदिर में है, दर्शन करने पर है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं है, न जेंडर के साथ, यहाँ तक कि दूसरे धर्म वाले के पास भी नहीं। हम तो बचपन से गायत्री मंदिर में जो एक गीत था वो सुनते थे कि मंदिर समझो, मस्जिद समझो, गिरजा समझो या गुरुद्वारा, ये युग निर्माण का मंदिर है, आता है यहाँ हर मत वाला। उसको कुछ भी समझ सकते।
हर कोई आता है, क्योंकि युग निर्माण का मंदिर, विचार क्रांति का मंदिर है। तो विचार वाली बात है ये, थॉट्स। कैसे विचार आप रखते हैं, तो विचारों में आपके ह्यूमन प्राधान्यता है कि नहीं है, यानी ह्यूमन डोमिनेंस है कि नहीं, या फिर कास्ट डोमिनेंस है, जेंडर डोमिनेंस है, रिलीजन डोमिनेंस है, ह्यूमन डोमिनेंस, ह्यूमन बीइंग। तो ये जो पहला चैप्टर है ना, बड़ा जबरदस्त है। और ह्यूमन इंटरफेस की शुरुआत होती है परिवार से और टीचर से, स्कूल से, सोशलाइजेशन, समाजीकरण, और संस्थाओं से, खास करके इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, ये गायत्री परिवार जैसे ऑर्गेनाइजेशन से। अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो आपका सोशलाइजेशन डिफरेंट टाइप से होगा। बचपन से ही आपको अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी, आप काफ़ी लिबरल होंगे थॉट्स के मामले में। आर्य समाज से जुड़े हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको ओपन थिंकिंग सिखाती है, लिबरल थिंकिंग सिखाती है, और एक्सेप्टेंस होता है, टॉलरेंस होता है। बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करना जानते हैं, टॉलरेट करना जानते हैं। ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, और खास करके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एक पब्लिक सिविल सर्वेंट के लिए। इसलिए हमारे गुरुजी जो है अपने किताब में लोक सेवक लिखते थे, लोक सेवकों की आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। ये, और ये विचारों से आता है। जो कल मैं बात कर रहा था मोराल्स, सो मोराल्स कहाँ से आते हैं? इंडिविजुअल होते, रिचुअल से आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, फैमिली से आते हैं, स्कूल से आते हैं। आप क्या इनकलकेट करते हैं बाय सोशलाइजेशन, समाजीकरण। आप बड़े किन लोगों के बीच में होते हैं? जिन लोगों के बीच में आप बड़े होते हैं तो उस दौरान आप ये सब चीज़ें सीखते हैं। वो इंडिविजुअल लेवल पे जब होती है वो चीज़ें, तो वो मोराल्स कहलाती हैं। बाद में जब वो सोसाइटल लेवल पे आ जाती है तो वो एथिक्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मोराल्स वैल्यूज भी बनते हैं। वैल्यूज कलेक्टिव लेवल पर बहुत सारे लोग जब मानने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, मूल्य, सामाजिक मूल्य। कल हमने बात की थी। तो मूल्य आते कहां से हैं? मोराल्स हैं क्या? मोराल्स थॉट्स हैं, एक ग्रुप ऑफ थॉट्स, एक क्लम्प ऑफ थॉट्स, गुड थॉट्स। गुड और बैड का आप डिवीजन कर पाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, इसकी बात कराते हैं। और ये वैल्यूज जो आती हैं ये हम लोग जो है कई बार स्टडी करते हैं, किताबें, लिटरेचर, उससे भी आती है। लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो कौन कौन हमारे वो हो सकते हैं? फिलोसोफर्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, थिंकर्स हो सकते हैं, और सोशल रिफॉर्मर हो सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, और मॉरल थिंकर्स हो सकते हैं। तो 3 एग्जाम्पल सामान्यतः दिए जाते हैं, मैं भी देता हूं। एक एग्जाम्पल दिया जाता है अब्राहम लिंकन का, जो हमेशा आप 4th पेपर में कोटेशन देखते हैं, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन प्योर पॉलिटिशियन है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। उनको सोशल रिफॉर्मर भी माना जाता है, और काले लोगों के लिए वो बहुत कुछ करने वाले व्यक्ति थे। दास प्रथा को ख़त्म करने में उनका ज़बरदस्त योगदान था, स्लेवरी को ख़त्म किया था। तो अब्राहम लिंकन पॉलिटिशियन, उनको हम लोग पॉलिटिशियन में ले लेते हैं। दूसरे नंबर पे एरिस्टोटल ले लेते हैं, फिलोसोफर। एरिस्टोटल, प्लेटो, फिलोसोफर। तो एक दार्शनिक हो गए। तो आप देखोगे कि भारत में भी आप कई सारे नेताओं को और उनको देखोगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉलिटिशियन, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर फिलोसोफर, एंड तीसरे नंबर पे आएंगे महात्मा गांधी। यहां आकर के मामला गड़बड़ हो जाएगा।
महात्मा गांधी को किस श्रेणी में रखोगे? फिलोसोफर, पॉलिटिशियन? क्योंकि पॉलिटिशियन तो मानना पड़ेगा देखा जाए तो, क्योंकि 1920 से लेकर 47 तक, यहाँ तक कि उनके मरने तक कांग्रेस ने उनकी इच्छा के बगैर कुछ किया ही नहीं, और कांग्रेस एक राजनीतिक संस्था थी। बाद में संविधान की स्थापना से लेकर के भारत की स्वतंत्रता और पहली सरकार बनाना सब कांग्रेस का था, और प्योर राजनीतिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर उसका पत्ता नहीं हिलता उनकी इच्छा के बगैर, तो पॉलिटिशियन तो हुए ना देखा जाए तो। बट यहाँ पॉलिटिशियन नहीं है एथिक्स के हिसाब से, और फिलोसोफर भी हैं, क्योंकि हम बोलते हैं गांधीवादी विचारधारा, आइडियोलॉजी, फिलोसॉफी, गांधीवादी फिलोसॉफी, गांधीयन फिलोसॉफी बोलते हैं हम लोग, गांधीयन फिलोसॉफी। तो इसका मतलब फिलोसोफर भी हुए। बट यहाँ है वो सबसे बड़े हमारे देश के मॉरल थिंकर्स, नैतिक चिंतक हैं वो, क्योंकि हमारे देश को नैतिकता का पाठ पढ़ा है हमारे। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, साधन की पवित्रता, न केवल साध्य की पवित्रता बल्कि साधन भी पवित्र होने चाहिए, इसलिए मॉरल थिंकर्स, मॉरल थिंकर्स। तो आपको पूरी लिस्ट जो एमपीपीएससी के वहाँ 20-25 लोगों की दी हुई है, यूपीएससी ने तो लिस्ट नहीं दी है, दुनिया भर के मॉरल थिंकर्स, दुनिया भर के फिलोसोफर्स, दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, नेल्सन मंडेला कि यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे, तो पॉलिटिशियन तो हुए, बट गांधीयन फिलोसोफर हैं, और उस देश के लिए और दुनिया के लिए मॉरल थिंकर भी हैं, वो भी गांधी की तरह। ऐसे ही एपीजे अब्दुल कलाम को आप क्या कह लेंगे? साइंटिस्ट से ज़्यादा वो दूसरी चीज़ें ज़्यादा है उनकी, फिलोसॉफी। अब एपीजे अब्दुल कलाम की अपनी एक फिलोसॉफी है, उनकी किताबें चलती हैं, उनके कोटेशंस चलते हैं, उनके डायलॉग्स हैं, बच्चों के साथ जो बातचीत है, वो जो भाषण देते थे, वो सब आज वायरल हैं, उनके कोटेशंस बने हुए हैं ढेरों। ढेरों लोग उनको फिलोसोफर के तौर पे पढ़ाते हैं, बट वो साइंटिस्ट थे देखा जाए तो। न्यूक्लियर, उसमें साइंटिस्ट में भी कौन से साइंटिस्ट थे? कहाँ इसरो में थे, कहाँ न्यूक्लियर में डीआरडीओ, और कहाँ मिसाइल मैन फिर थे कहाँ, और क्या क्या बना बैठे। तो यही तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का यही तो फायदा होता है ना, कि आप हो क्या। फिर वो एक टीचर भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, और चूंकि प्रेसिडेंट रहे और बीजेपी के समर्थन से रहे, तो एक तरह से बीजेपी ज्वाइन उस तरह से तो नहीं की, लेकिन बीजेपी के लोगों के वोट मिले उनको। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी तब वो राष्ट्रपति रहे, तो पॉलिटिशियन भी हैं। कुछ बात समझ में आ रही ना? अभी तो आपको हमारे जो लीडर्स हैं और दुनिया भर के जो लीडर्स हैं उनको ऐसे आइसोलेट करना किसी थिंकर में, पॉलिटिशियन में, फिलोसोफर में, वही उसी में दिक्कत आ जाएगी। उसी में ही आपको लगने लगा है कि वाकई में हमारा जो मोरल जो डेवलप होगा, यानी वैल्यूज़ हम जो ले रहे हैं, सोसाइटी जहाँ से मूल्य ग्रहण कर रही है, वो लोग हैं कौन? भगत सिंह की अपनी फिलॉसफी है, राजा राम मोहन राय की अपनी फिलॉसफी है, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर अंबेडकर, हमारे जितनी भी लिस्ट है पूरी, गुरु नानक देव, कबीर। तो कबीर की फिलॉसफी सेक्युलर फिलॉसफी, दोनों को बराबर चोट पहुंचाते हैं। हिंदू को भी जगाने की कोशिश करते हैं, मुसलमान को भी जगाने की कोशिश करते हैं। ईश्वर का मर्म समझाने वाले ढेरों लोग, और साथ में कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय हैं, जो गरीबों की बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, एकात्मवाद। और वो एकात्मवाद शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य का एकात्मवाद। तो आदिगुरु शंकराचार्य भी आ जाएंगे, स्वामी विवेकानंद आ जाएंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े फिलोसोफर। स्वामी विवेकानंद को बहुत सारे लोग रिलीजियस पर्सन मानते हैं, कि वो रिलीजियस पर्सनालिटी थे, धार्मिक व्यक्ति थे, जबकि उनके जो भाषण हैं, उनकी जो किताबें हैं, उसमें वो राजनीतिक भी लगते हैं, बल्कि धार्मिक के बजाय स्पिरिचुअल लगते हैं। स्पिरिचुअल थोड़ा स्टेज और ऊपर होता है, स्पिरिचुअल लगते हैं। गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि फिलोसॉफिकल ग्रंथ है, टेक्स्ट है।
लाइफ की फिलॉसफी है गीता, जिंदगी कैसे जीना। कुरान शरीफ लाइफ की फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन कैसे जीना है वो बताया है उसमें, रिलीजन नहीं है। बाइबल ये लाइफ स्टाइल है। ये सारे इनमें जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है, ये जो एक्सप्रेस करते हैं बातें, वो इंसान कैसे अच्छे बने, आप मुसलमान कैसे बने ये बताया गया। ईमान को कैसे कट्टरता की कसौटी पे ले जाएं, यानी शानदार ईमान वाला, जिसका ईमान बहुत शानदार है, कट्टर है, वो मुसलमान। मुसलमान में जो मान शब्द है वो ईमान से निकला है। ईमान बहुत ही खतरनाक है, वो उसका अर्थ बहुत जबरदस्त है। अगर कोई अच्छा मुसलमान बन जाए तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। वाकई में वो मुसलमान बन जाए, बस असली वाला बन जाए, नकली नहीं, तो देश का सबसे बेस्ट सिटीजन हो जाएगा। वो समाज की कद्र करने लग जाए, दूसरों पे दया करने लग जाएगा, इंसान बन जाएगा। एक अच्छा इंसान बनना ही मुसलमान बनना है। एक अच्छा इंसान बनना ही हिंदू धर्म ग्रंथ बताते हैं। एक अच्छा इंसान बनना ही बाइबल बताती है। लास्ट में जाकर रखे एक फाइनली जो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा इन सब का, वो होगा एक अच्छा इंसान, मानव। वो जो मानव शब्द हमने बताया वो यहां दिखेगा। और यही चीज गुरु ग्रंथ साहिब में बताई है। गुरु नानक भाव संवेदनाएं बताते हैं, भावनाएं ठीक करने की बात करते हैं, सभी भावनाएं ठीक करने पर बात करते हैं, और सभी चिंतन पे जोर देते हैं, सोचने पे जोर देते हैं। इसलिए मानवीय अंतर संबंध हमारे सोचने से शुरू होते हैं। इसलिए एक सीरीज बताई थी मैंने आपको, चाहे तो आप लिख सकते हैं, सचिंतन, सद्व्यवहार और सत्कर्म। सचिंतन का मतलब गुड थॉट्स, अच्छी बातें, अच्छा चिंतन, यानी थॉट लेवल पर ही अच्छा चिंतन करना। यहां जब आप बात करोगे एथिक्स के पेपर में, तो थॉट्स, गुड और बैड थॉट्स, इंस्पिरेशंस जो आते हैं, जो हमको चीजें इंस्पायर करती हैं, इंडक्ट करती हैं, इंडक्शन जो होता है, इंडक्शन ऑफ थॉट्स। तो अच्छे विचारों का इंडक्शन होना, कंडक्शन होना। जब अच्छे विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो वो सोशलाइजेशन से आ सकते हैं, घर परिवार से आ सकते हैं, माता पिता से आ सकते हैं, किताबों से आ सकते हैं, अच्छे लिटरेचर से आ सकते हैं, स्कूल से आ सकते हैं, रिश्तेदारों से आ सकते हैं, घर परिवार में जिन लोगों को हम देखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ आचार्य जी ने, गुरु जी ने लिखा है कि नीचे कोटेशन होगा कि जो जैसा सोचता है, बोलता है और करता है, वो वैसा ही बन जाता है। तो सच्चिंतन सोचता है। फिर लिखा है कि जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो खुद करें, वैसा ही अमल करें, ताकि बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। इसका मतलब वो देख के सीखते हैं। तो चैप्टर पूरा नीचे, आप यहाँ प्रांगण में घूमेंगे बाहर, और यहाँ जो कोटेशन पढ़ेंगे पूरा पेपर मिल जाएगा, पूरा पेपर ही भैया, आप वैसे ही बन जाएंगे। करप्शन के बारे में सोचेंगे तो करप्शन करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि कर्म होने से पहले क्रिया जो है वो चिंतन में प्रवाहित होती है। कर्म संपादित आखिरी में होता है, पहले चिंतन आता है। तो सदचिंतन होगा तो वो व्यवहार में आएगा। सो गुड कंडक्ट, व्यवहार का हो गया कंडक्ट, और फिर गुड एक्ट, अच्छा कर्म, सत्कर्म, वो एक्ट में आ जाता है। कंडक्ट किस में चला जाता है? एक्ट में। दैट इज कैरेक्टर, वही चरित्र है, वही का वही चरित्र है, उसी को कैरेक्टर कहते हैं। तो बचपन में तो आपने खूब सुना है कि अगर आपका धन चला गया तो कुछ खास नहीं गया, बोलते ना। और फिर अगर स्वास्थ्य चला गया, हेल्थ गया, तो मतलब थोड़ा बहुत है, आपको रिकवर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ तो गया है, कुछ तो मिस करोगे आप। बट कैरेक्टर अगर खत्म हो गया तो फिर सब कुछ खो दिया आपने, एवरीथिंग, सब कुछ गया आपका, फिर कुछ नहीं बचा।
और उस कैरेक्टर को बनाने में पूरी ज़िंदगी लगती है, सोशलाइजेशन लगते हैं, न जाने कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन लगता है, न जाने कितने थिंकर, फिलोसोफर, रिलीजियस पर्सनालिटीज़, पता नहीं कितनी किताबें, माता पिता की सीख, न जाने कितने नाटक, न जाने कितने सीरियल, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ, गीता, और कई साल लग जाते हैं कैरेक्टर बनाने में, और वो आप 2 या 3 मिनट में खो देते हैं। लोभ, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह के चक्कर में आदमी 2-3 सेकंड में से लेकर के 2-4 मिनट में अपना कैरेक्टर पूरी जिंदगी में जो बनाया है उसको खोने में टाइम ही नहीं लगता, सेकंड्स लगते हैं। जिसको बनाने में ईयर्स लग गए वो कुछ सेकंड्स में चला गया। उसी का चैप्टर है ये 4th पेपर। बहुत ही खतरनाक पेपर है, और ये अंदर की बात है। बाकी सारे टॉपिक्स, बाकी सारे सब्जेक्ट्स बाहर की चीजें हैं, और वो कहीं नहीं जाएंगे, वो सब्जेक्ट्स बने रहेंगे, वो गायब नहीं होंगे, एक क्षण में गायब नहीं होंगे। ये एक क्षण में खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। और जिसे सब लोगों को जेल भेजना था वो खुद ही जेल चला जाएगा। जेल भेजने वाला खुद जेल चला जाएगा। अखबार में जिसकी तारीफ आनी चाहिए उसका कच्चा चिट्ठा आएगा। बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक। तो इसलिए इसको पढ़ना भी बहुत संजीदगी से चाहिए, इसलिए इसके लिखने में वो चीजें आनी चाहिए। मैं आज जो इंट्रोडक्टरी बता रहा हूं ना, वो इसमें थोड़ा समझिएगा, बहुत ही कठिन काम है इसको लिखना। इसलिए इसमें 60 नंबर से 145-150 नंबर तक ला सकते हो 250 में से। मेरे स्टूडेंट होने के नाते आपको 140 तो लाना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा कोई नहीं बताएगा जितना अच्छा मैं बता रहा हूँ। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो फिर चाहे आपका हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, 140 नंबर आने चाहिए। और 140 मतलब 100 नंबर इसमें बहुत बड़ी बात मानी जाती है। 250 में से 100 लाना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। दरअसल लोग 150 का टारगेट उसमें करते हैं ऑप्शनल में, और जीएस में 100 का टारगेट रखते हैं, लेकिन आते हैं 80 या 90 और आईएएस बन जाते हैं। 80-90 आने पर आईएएस बन जाते हैं। उधर 140-135 आते हैं, और इधर 90 आते हैं, 90-85 ऐसे कुछ मार्क्स रहते हैं और आईएएस बन जाते हैं। टॉप 10 वालों के भी देखोगे लगभग ऐसे ही मार्क्स रहे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग 140 तो इसी में लेके आए, एथिक्स वाले पेपर में। कैसे लाते हैं मैं बताऊंगा आपको। एक एक कंसेप्ट क्लियर करते जाइए, हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ये आप इकोनॉमिक्स में जादू नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स में 80 से 90 पहुंचने में आपको 1 साल का मेहनत लगेगी। अगर आज आप इकोनॉमिक्स वाले 3rd पेपर में 80 लाने लायक हो, और आप सोचो कि अगर आपको 90 लाने, 90 लाने, 1 साल पूरा हार्डवर्क करेंगे तब जाकर के 90 आएंगे। 80 से 90 पहुंचने के लिए 1 साल की मेहनत लग जाएगी। यहां अगर आप 80 के लायक हैं तो 140 पे पहुंचा देंगे हम, 60 का जंप करा देंगे। बात मान लीजिए, बस होमवर्क कर लीजिए हमारे हिसाब से, है ना जादू। ये वाला हो जाएगा। हमारे पुराने लेक्चर भी देख लेना अभी, और मैं ये जो सीरीज चला रहा हूँ 8-10 लेक्चर 12 लेक्चर जो भी चलेंगे, ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर दीजिए। तो आज का होमवर्क वही ह्यूमन इंटरफेस। अगली बार मैं थोड़ा और स्पीड बढ़ाऊंगा, हम एक के बाद एक चलेंगे। बात समझ में आई आपको? हाँ, पर इसमें थोड़ी इसकी जान समझनी पड़ेगी। इसलिए सच्चिंतन, सद्व्यवहार और सत्कर्म, इसका उल्टा करें तो दुष्चिंतन। गलत चिंतन आ गया तो फिर दुर्व्यवहार होगा, कंडक्ट भी गलत होगा, और इसलिए दुष्कर्म होगा। इसलिए हमने बताया था आपको, वर्मा कमेटी ने जो रखा था वो 20 सेकंड 30 सेकंड वो लड़की को घूरने वाला रखा था। घूरने मात्र से ही जमानत नहीं होगी, एफआईआर हो जाएगी। और उसने घूरा था या नहीं घूरा था ये भी उसी को सिद्ध करना है, लड़की को नहीं। वो तो बस जाके बोल देगी इतने सेकंड इसने घूरा, इतने में उसकी जमानत नहीं होगी, क्योंकि घूरने, उसने उस पर फोकस किया। कहां से? दुष्चिंतन। घूर रहा मतलब चिंतन में आ गया, अब दुष्कर्म तक हो सकता है, क्योंकि बीज तो पड़ गया ना, बीज पड़ गया। बीज हो गया तो जर्मिनेशन मतलब व्यवहार
व्यवहार हो गया, वो हो गया सीड, वो हो गया जर्मिनेशन, वो हो गया फ्लावरिंग, दुष्कर्म हो गया फ्लावरिंग। मतलब आपने बीज डाला मतलब जर्मिनेट होगा। जैसे कई बार बीज नहीं भी उगते हैं तो हो सकता है वो घूरता तो है लेकिन वो छेड़छाड़ नहीं करेगा या उसका पीछा नहीं करेगा, यानी कि कर्म की तरफ नहीं जा रहा है। तो कई बार बीज नहीं भी उगते हैं लेकिन बीज डालना भी तो कल्पना करना, अगर आपने बबूल के पेड़ का अगर बीज डाला है इसका मतलब आप कांटे पैदा कर रहे हो, ये मान्यता आएगी ना। इस वजह से उसको गिरफ्तार किया जाएगा। वर्मा कमेटी के जब कमीशन बना था और जब ये पॉक्सो वाला एक्ट आया 2013 में, तब कई लोगों को लगा कि क्या ये एक्ट इतना खतरनाक होना चाहिए। वो तो ऑर्डिनेंस ही ले आई थी गवर्नमेंट, बाद में उसको फिर पास किया गया, एक्ट बन गया वो। तो क्या ये ऐसा खतरनाक एक्ट बनना चाहिए? बहुत लोग परेशान हैं इस एक्ट से। इसका दुरुपयोग भी होता है, खैर कहीं कहीं होता है, लेकिन इसका फायदा यह है कि सख्ती कहां पर की गई है? चिंतन के लेवल पे सख्ती की गई है। आप कहोगे पहले जो कानून थे वो कहां थे? कर्म के बाद गलत आचरण हुआ है, गलत कर्म हुआ है, तब जाके सजा हुई। ये जो एक्ट है ये चिंतन पर कार्रवाई करता है। चिंतन किया ही क्यों तुमने ऐसा? क्योंकि अगर ऐसा चिंतन कर रहे हो तो पक्का आचरण भी गलत ही करोगे, इसलिए तुम्हें चिंतन पर ही दंड देंगे। तुमने चिंतन किया ही क्यों? कुछ बात समझ में? तो इसलिए वो जो अभी जो केस चल रहा है पहलवान वाला और वो ब्रजभूषण और वो, उसमें वो बोल रहा मैंने ऐसा क्या किया, बात वो नहीं, पॉक्सो तो उसी से शुरू हो जाता है ना, चिंतन से ही तुम्हारी एक्शन। बल्कि तुम तो एक्ट में तो नहीं गए, चलो एक्ट के सबूत नहीं है या हमको नहीं पता उस केस का क्या होगा, लेकिन कंडक्ट भी तो गलत है। तुम्हारी हरकतें और वीडियो और ऑडियो और जो दिए जा रहे हैं उसमें कंडक्ट भी तो गलत है, उसके तो ढेरों हैं, और थॉट लेवल पे तो गलत हो ही, तो गड़बड़ हो गया मामला। क्योंकि वो जो नया कानून है, अब वो बोल रहा नहीं इस कानून को बदलना चाहिए, अब इसलिए वो बोल रहा है वो कानून को बदलना चाहिए। कानून को बदलने की बात वो ये कह रहा है कि थॉट लेवल पे जो इतना ज्यादा झंझट है या कंडक्ट पे जो है इसको थोड़ा सा कम करो। इसमें जमानत तो होनी चाहिए ना, कम से कम हम केस लड़ना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं। इसमें तो अगर एक बार अंदर गए तो, इसलिए वो पहलवान अड़े हुए हैं कि पहले तो इसको गिरफ्तार करो। अब 2 महीने से चल रहा है ना ये, तो अब चर्चा तो होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक सर्विस है वो भी। सांसद बने रहना भी तो पब्लिक सर्विस है, लोक सेवा है। लोक सेवा का क्षेत्र एडमिनिस्ट्रेशन भी है, गवर्नमेंट भी है। और बाकी जो धार्मिक संगठन है उनके लोगों को तो धार्मिक माना जाता है, लेकिन हमारे गुरुजी ने तो गायत्री परिवार के सदस्यों को भी लोक सेवक बोला। नीचे किताब है, लोक सेवियों के लिए आचार संहिता। इसका मतलब वो पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को। तो हमारे लिए तो पब्लिक सर्विस ही है ये भी। वो धार्मिक संगठन है ही नहीं, एक तरह का ये लोक सेवा का संगठन है, जन जागरण का, पब्लिक अवेयरनेस का। इसलिए बाहर लिखा हुआ है, वह मंदिर नहीं लिखा हुआ है। गायत्री शक्तिपीठ के ऊपर देखना, जन जागरण केंद्र, यानी पब्लिक अवेयरनेस सेंटर। पब्लिक अवेयरनेस इंग्लिश में करोगे तो एकदम चेंज हो जाएगा, हिंदी में तो फिर भी मंदिर सा लगेगा, क्योंकि जागरण तो उधर भी होती है। माता का जागरण का मतलब भी यही है, जगाना, अवेयरनेस। लोग उसको समझते नहीं, वो समझते हैं पूजा पाठ है, पूजा पाठ नहीं है। 16 साल की मूर्ति होती है माता की, तो 16 साल की महिला को माँ समझना है, यही जागरण है। माता का जागरण का मतलब ये है कि 16 साल की महिला अगर कहीं दिख जाए तो उसको माँ समान समझना है, माता समझना है, तब फिर जागरण का मतलब है। ये जगाने वाली बात है, इसीलिए नाम उसका जागरण है, जगराता है। जगराता का मतलब रात भर जागना नहीं है, अपने आप को जगाना है, अपने विचारों को जगाना है ना। गलत मीनिंग। धर्म भी बहुत कुछ सिखाता अगर ठीक से बात करें तो। थॉट लेवल तो विचारों की पवित्रता की बात करते हैं। रामायण यही सिखाती है, महाभारत भी यही सिखाती है, गीता भी यही सिखाती है। बीज लेवल पर
कर्म का फल मिलके रहेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते का मतलब यही है कि जो कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, तो उस दिशा में जाओ ही मत, चिंतन को मत ले जाओ। इसलिए हमारे यहाँ विचार क्रांति अभियान रखा गया है। क्या रखा गया? विचार क्रांति अभियान। विचारों में क्रांति करेंगे। गुरुजी ने ये नहीं कहा धार्मिक अभियान, धर्म स्थापना का अभियान, ये सब बातें बोली नहीं। उन्होंने कहा विचार क्रांति अभियान। और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। इसलिए खुद के सुधरने पे जोर दिया। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। खुद सुधर जाओ, बस बात खत्म। तो ये भगवान बुद्ध भी खुद के सुधरने की बात करते थे, अत्तदीपो भव। गुरुजी भी खुद के सुधरने की बात कर रहे हैं, और हमारा फोर्थ पेपर भी खुद की बात ही कर रहा है। खुद की बात कर रहा है, वो सोसाइटी को सुधारने की बात नहीं कर रहा है कि सिविल सर्वेंट खुद सुधर जाए। जो इस जॉब में जा रहे हैं वो अपना चिंतन ठीक करें, मानव को मानव माने। सबका सार समझ में आ गया ना पूरा। और गांधी जी तो बोलते ही थे। गांधी जी तो अनुशासन खुद पे लागू करके, उन्होंने, उनका सोशलाइजेशन हरिश्चंद्र नाटक से हुआ। जिंदगी भर सत्य का पकड़ लिया पल्ला उनने, हरिश्चंद्र नाटक। तो इसका मतलब फिल्में, नाटक, ये सब हमारा सोशलाइजेशन करती हैं। इसलिए फिल्में अच्छी होनी चाहिए, हमारे हीरोज अच्छे होने चाहिए, और कुछ हद तक हमारा इतिहास भी अच्छा होना चाहिए। बट इतिहास को किन कारणों से आप ठीक करोगे, किस तरह से ठीक करोगे, ये फिर सोचना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं उसमें राजनीतिक मंशा है। अगर राजनीतिक मंशा नहीं है और शुद्ध रूप से ईमानदारी से इतिहास को ठीक किया जा रहा है, तो इससे बढ़िया और कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि अगर गलत कोई चीज है इतिहास में तो उसे ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो सोशलाइजेशन गलत होगा। तो इतिहास तो ठीक होना ही चाहिए, पर उसका उद्देश्य अगर राजनीति है और वोट प्राप्त करने के लिए आप ठीक करना चाहते हो इतिहास को, तो फिर वो गलत है। क्योंकि उसमें आपको बच्चों की चिंता नहीं है, अपने वोट की चिंता है। कुछ बात समझ में आई ना? इतिहास को ठीक करने में कोई बुराई नहीं है। अगर पहले अगर गलत लिखा गया और आप दुरुस्त करना चाहते हो और आपके पास पर्याप्त प्रमाण है, और पहले वाले लोग अगर प्रमाण नहीं दे पाए और आप अब देने में कामयाब होते हैं, तो ऐसे में ठीक कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसका उद्देश्य वोट प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए। कांग्रेस मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए बदलती है, बीजेपी हिंदुओं के वोट प्राप्त करने के लिए बदलती है। तो दोनों बदलना चाहते हैं, दोनों। फिर कर्नाटक में चल रहा है ना, तो ये थोड़ा करंट अफेयर्स भी जोड़ दिया मैंने, ये इसी से जुड़ा हुआ है सारा। ठीक है ना? तो हमने आपको एक गीत पहले बताया था कि बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। तो दृष्टिकोण अगर बदल दें तो सब कुछ बदल सकता है। तो इसका मतलब है कि केवल चिंतन बदलने की जरूरत है, चिंतन। तो फिर चिंतन होना कैसा चाहिए? रैशनल होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ वाला होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, और फिलोसॉफिक टेक्स्ट या फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, यानी कि जैसे कि गीता है, महाभारत है, रामायण है, ये धार्मिक के बजाय फिलोसॉफिकल ज़्यादा है। क्योंकि ये कुरान है, बाइबल है, ये फिलोसॉफिकल ज़्यादा है। कई लोग इनको रिलीजियस मानते हैं, लेकिन ये फिलोसॉफी है, लाइफ की फिलोसॉफी। योगा है, पतंजलि का योग सूत्र है, ये भी एक फिलोसॉफी है, योग दर्शन। ईश्वर के साथ योग करने की बात कही गई है इसमें। योग है, योग किसके साथ? क्लाइमेट के साथ में, पर्यावरण के साथ में योग बिठाना। गर्मी के दिन है तो आप दही खाएंगे, ये योग है। योगा या योग करने की चीज नहीं, योगा और योग डेली रूटीन में धारण करने की चीज है। सुबह उठ करके जो आप आसन करते हो या प्राणायाम करते हो, वो योगा नहीं, वो एक हिस्सा है उसका, अष्टांग योग का एक भाग है। पतंजलि का जो योग सूत्र है उसमें अष्टांग योग लिखा हुआ है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो आप आसन लगाते हो मतलब अष्टांग में से एक अंग है वो। आप प्राणायाम करते हो, दूसरा अंग है। आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, ये भी एक अंग है। लेकिन यम, नियम, यम
खुद के ऊपर अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। यम, पहला अष्टांग योग का पहला चरण यम। थॉट्स पे कंट्रोल, थॉट मैनेजमेंट, विचार प्रबंधन, और सारा गेम उसी का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किताब भी बता दी, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। इसका मतलब सारा गेम मन का है, विचारों का है। तो उसका अगर प्रबंधन हो गया, उसका मैनेजमेंट हो गया, तो सब कुछ हो गया। इसलिए किसी दिन अच्छी मूवी देख लेते हैं, इंस्पिरेशनल कोई लेक्चर सुन लेते हैं, उस दिन हम खूब पढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि आज नहीं पढ़े तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उसके बाद वापस ढीले हो जाते हैं, क्योंकि वो विचारों पे फिर कालिक जमती जाती है। इसलिए बार बार हमारे गुरुजी ने लिखा है कि निरंतर स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनाए रखे रहेंगे। निरंतर स्वाध्याय और निरंतर सत्संग क्यों जरूरी है? क्योंकि 2-3 दिन बाद डाइल्यूट हो जाता है पुराना वाला ज्ञान। पुराना वाला जो लेक्चर है या इंस्पिरेशन की कोई चीज है, कोटेशन आपने कहीं पढ़ा, और आप जो मनुष्य में भूलने की आदत है ना, भूलने की आदत। और मैंने कहा था भूलने की आदत एक वरदान है, नहीं होती तो और ज्यादा दिक्कत होती है। हमारे घर का कोई मर गया और हम डेड बॉडी को धीरे धीरे भूल जाते ना, जबकि उसकी डेड बॉडी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पूरा कटा फटा शरीर था, हम पोस्टमार्टम रूम में ले गए उसको, लेकिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर हमको खाना खाते समय याद थोड़ी आता, तो हम तो ठीक से खाना खाने लगते हैं। 8-10 दिन बहुत दिक्कत आती है। तो ये सब भूलने की आदत नहीं होती। भगवान ने, अगर प्रकृति ने हमें भूलने की आदत नहीं दी होती तो क्या होता? हम बहुत जल्दी मर जाते, बीमारियों के शिकार हो जाते, पागल हो जाते। तो भूलने की ताकत है। कई लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, कई लोगों का वो हो जाता है, धीरे धीरे सब भूल जाते हैं, नए रिलेशन में आ जाते हैं, नई दुनिया। देखिए, जीवन का सिद्धांत है, ध्यान रखें। कुछ चीजें मोटी मोटी है, आज मैं आपकी जिंदगी से जुड़े हुए बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। कुछ चीजें जिंदगी के सिद्धांत हैं, जैसे कि भूलना जिंदगी का सिद्धांत है। भूलना बहुत ही आवश्यक है। पढ़ाई के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, लेकिन अब वो जो मशीन तो वही है ना, मशीन तो वही है, वही बुरी घटनाओं को भी भूलती है और वही थ्योरम को भी भूल जाती है, और बहुत सारे जो डेरिवेटिव्स वो करते हो, डिराइव करते हो वो फिजिक्स में, और वो सब उनको भी भूल जाते हैं हम लोग। या जो चीज़ें हम रटते हैं पॉलिटी में और उनमें, वो भी भूल जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल वगैरह भूल जाते हैं। तो वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि ये तो प्रवृत्ति है। तो जिसको नहीं भूलना है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, और जिसको भूलना है उसको बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना करो। ये सिद्धांत है। जिन्हें भूलना है उनको बिल्कुल याद न करो, डाइवर्ट हो जाओ। जो आपको तकलीफ देते हैं, आपका रिश्ता कोई चला गया, घर परिवार में, क्या कुछ मूलभूत सिद्धांत है जिंदगी के। जैसे कि एक सिद्धांत होता है जिससे सर्वाधिक लोग दुखी रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। वो दुखी ये रहते हैं कि एक तो उम्र का सिद्धांत है। जीवन बढ़ने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। ये कुछ बेसिक हैं थोड़ा सा इससे, पर मानवीय अंतर संबंध से संबंध है इसका। चैप्टर से तो संबंधित है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इसका, लेकिन आप कहीं लिख सकते हैं इसको। एक तो उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंततः आपको मरना है। तो जो जन्म लेता है वो मरता है, ये सिद्धांत है। आप सिद्धांतों को चैलेंज नहीं कर सकते जीवन। इसलिए जिसका जन्म हुआ है वो वृद्धि होगी उसमें। ये जीवन का सिद्धांत है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ जब कभी आपसे पूछा जाए तो यही है कि उसका बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद उसमें ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद में उसकी डेथ होती है। और मनुष्य शरीर के बारे में या एनिमल के बारे में हम देखते हैं, कई बार हम डॉग लेके आते हैं, कैट लेके आते हैं और पालते हैं, और एक दिन हमारे ही सामने वो चला, हम बड़े दुखी होते हैं। अब वो पैदा हुआ था हमारे सामने, बड़ा हुआ, हमारे साथ खेला, हमारा लगाव हो गया। तो मोह जो है वो दुख का कारण है। वो बंधन पैदा करता है। जो लगाव होता है, इमोशंस होते हैं, अटैचमेंट होता है, ये दुख का कारण होता है, अटैचमेंट। तो जीवन के सिद्धांत में ये मान के चलना चाहिए कि अगर हमने अटैचमेंट रखा है, लगाव, मोह, जुड़ाव रखा है किसी से, तो
कोई मोटरसाइकिल है उससे लगाव रखा और अगर वो चोरी हो गई, एक्सीडेंट में टूट फूट गई तो दुखी होंगे, खूब याद करेंगे। एनिमल से रखेंगे, परिवार के लोगों से रखेंगे। तो फिर क्या प्रेम नहीं करना चाहिए, लगाव नहीं रखना चाहिए? नहीं, रखना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि ये होगा, क्योंकि ये होता है और एक दिन दूर होंगे। चाहे वो मरने से होंगे, चाहे मनमुटाव होने से हो, चाहे तलाक होने से हो, चाहे और कोई कारण हो, चाहे ब्रेकअप हो, कुछ भी हो, लेकिन होगा। 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, 40 साल, 50 साल, लेकिन होगा। जो मान के चलना जीवन का सिद्धांत है। दूसरा एक और जो मनमुटाव का घरों में और सबसे ज्यादा कारण बनता है कि कई बार हम जब बच्चे होते हैं तब भाई बहनों में बड़ा प्यार होता है और माता पिता के साथ रहते हैं, और फिर बाद में जब बड़े होते हैं तो भाई का अपना परिवार होता है, बहन का अपना परिवार होता है। बहन जो है वो शादी करके जाती है तो उसके लिए प्राइमरी रिलेशन फिर उसका पति और उसके बच्चे हो जाते हैं, तो प्राथमिकता उधर होती है। हो सकता है वो केवल रक्षाबंधन पे आपको याद करे। ठीक है, ऐसे ही भाई है तो उसकी पत्नी आ जाएगी तो फिर उसका प्राइमरी रिलेशन उसके साथ हो जाएगा। तो ये जीवन का सिद्धांत है, ये सब होता है। आप ये सोचेंगे पहले तो ऐसे रहते थे, आजकल ये बहुत बदल गया, फलाना हो गया, ये हो गया, इससे बहुत दुखी होते हैं लोग। इन चीजों से इतना दुखी हो जाते हैं, जबकि वो मर जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो मर जाएगा, वो जीवित ही नहीं रह सकता। या फिर परिवार में खटाई आ जाएगी। अगर कोई पत्नी ले आया, यानी कि पत्नी है उसके पास और अभी भी अपनी बहन से ही लगाव है और उसी के पास जाता है, तो ना तो उसका पति सहन करेगा ना उसकी पत्नी सहन करेगी। तो आपका जीवन का सिद्धांत को आप चुनौती दे रहे हो, उंगली दिखा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि दूर हो जाना है, नाराज हो जाना है, गुस्सा हो जाना है, या उससे बिल्कुल संबंध नहीं रखने की चेतावनी दे देने कि हमारा संबंध बिल्कुल नहीं रहेगा, ये मतलब नहीं है उसका। लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा जीवन के सिद्धांत को कि प्राइमरी रिलेशन चेंज होते हैं समय के साथ। फिर आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आपके बच्चे के यदि पोते हो गए तो उसकी प्रायोरिटी फिर चेंज हो गई। तो ऐसे रिलेशंस जो है वो सब चेंज होते हैं, उम्र के साथ चीजें चेंज होती है। रिलेशंस के साथ में नए नए रिलेशंस बनते हैं। दो तरह से हमारे यहाँ प्राइमरी रिलेशन बनते हैं, बाय बर्थ और बाय मैरिज। बाय मैरिज भी प्राइमरी रिलेशन कहलाते हैं। पति और पत्नी प्राइमरी रिलेशन है, और माँ और बेटा भी प्राइमरी रिलेशन है। तो अधिकांश जगहों पर वो इन दोनों प्राइमरी रिलेशन में उलझा रहता है व्यक्ति। तो इसलिए लड़की भी शादी करके जाती है तो अपनी माँ से या पिता से या अपने प्राइमरी रिलेशन, पुराने वाले प्राइमरी रिलेशन से अगर वो लगाव रखती है और नए वाले प्राइमरी रिलेशन को अगर कम महत्व देती है तो भी झगड़ा होता है। ज्यादा देती है तब वो नाराज हो जाते हैं पुराने वाले। तो सबको जीवन के सिद्धांतों को समझने की जरूरत होती है। जीवन के मूलभूत सिद्धांत हैं। फिर हमने एक सिद्धांत तो मनुष्य होने के नाते प्रकृति प्रदत्त सिद्धांत है, प्रकृति ही हमें सिखाती है कि ये सिद्धांत रहेंगे। दूसरे सिद्धांत हमने सोसाइटी बना करके पैदा किए हैं, संस्थाएं बना करके, परिवार, विवाह, ऐसी संस्थाएं हमने बनाई हैं और उनसे कुछ सिद्धांत गढ़े हैं हमने। वो मनुष्य के गढ़े हुए, मानवकृत, ह्यूमन मेड है, वो मैन मेड सिद्धांत है। वो मैन मेड प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ता है। नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर के दुख कम होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैंने एक दूसरा टच दिया है कि इस चीज को स्वीकार करना सीखे। जो लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं वो दुखी रहते हैं, और खास करके सिविल सर्वेंट को तो उसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं है। इसलिए खास करके जब लव मैरिज होती है या इस टाइप की चीजें होती है ना, तो उनमें सिद्धांतों को ये रहता है कि मतलब तुम्हारे साथ वो अभी जुड़ा है, मतलब 3 महीने से जुड़ा है, 6 महीने से तुम्हारे साथ जुड़ा है, अब तुम्हारे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट। हमने तुमको बचपन से 20 साल से पाल रहे हैं, 22 साल तुम हमारे पास रही, मतलब हम आज बेकार हो गए और अब वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया। यही वाली बात आती है ना, यही वाली चीज आती है।
तो इसका मतलब वो जीवन को, सिद्धांतों को चुनौती देने वाली चीज है ना, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि प्राइमरी आप ही रहेंगे, प्राइमरी कोई दूसरा नहीं होगा। तो वो जो वैल्यूज हैं, मोरल्स हैं, एथिक्स हैं, वो बदल जाएंगे समय के साथ। अब आ रहा समझ में? जीवन के सिद्धांत लागू होते हैं मोरल्स के मामले में। तो क्या वो लड़की मोरालिटी खो चुकी है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसके अंदर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देता है, वो एडल्ट है। इसलिए अलग अलग होंगे, अलग अलग सोसाइटी में जाके, दिल्ली मुंबई में जाकर के बात करेंगे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आप अलग टाइप की ऑडियंस हैं, गांव में जाकर के मैं बात करूंगा, अलग ऑडियंस है। अरेंज मैरिज के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ ठीक तो है, बट ठीक होना चाहिए, माता पिता मतलब ठीक से सोचे तो अच्छा है। फिर लव मैरिज के बोलेंगे तो फिर बोलेंगे नहीं हाँ ये मुझे पसंद तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि, फिर लव कम अरेंज की बात करेंगे तो अधिकांश लोग हाथ खड़ा कर देंगे। हाँ मतलब मैं जिसे पसंद करता हूं उसी के साथ शादी हो, लेकिन माता पिता भी राजी हो, तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है? उसके माता पिता भी राजी हों, मेरे माता पिता भी राजी हो जाए, बाद में अरेंज मैरिज की तरह वो दिखे पब्लिक को, सोसाइटी को, लेकिन वो पसंद मैं ही करूंगा, यानी कि लव मैरिज ही होगी। इसमें सबसे ज्यादा लोग हामी भरेंगे, युवा खास करके। लेकिन मैं LGBT पे आ जाऊँ तो, सेम सेक्स मैरिज पे आ जाऊँ तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो एक प्रॉब्लम है, जो लोग डिजीज्ड होते हैं या जिनके मन में ये विचार होते हैं या इस टाइप के जो शारीरिक संरचना में लोग होते हैं, ये उन्हीं के लिए ठीक है। या कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं ये सोसाइटी के लिए ठीक ही नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट तो मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो मानता है। बात समझ में आई ना? वही आर्टिकल 366 और वो सब चीजें, वो तो आ जाए, वो हमारा LGBT वाला लेक्चर देख लीजिएगा। तो यहीं पे कितने सारे विचार हो जाए। तो फिर मोरालिटी क्या, फिर वो मोरल नहीं है? फिर वो सोशल वैल्यूज नहीं है? क्या वो एथिक्स नहीं है, सोशल एथिक्स नहीं है? नहीं, वो अपनी, उस पर डिपेंड करेगा ऑडियंस कैसी है, उस पर दिखेगा कि अर्बन सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी है, या सेमी अर्बन है। ये भोपाल सेमी अर्बन जैसे ही है, अर्बन भी नहीं बन पाया पूरा, मेट्रो कल्चर नहीं है ना, तो अभी भी बड़ा गांव है थोड़ा बड़ा गांव है। ऐसे ही कपड़े पहनने पर है। अभी जैसे मैं US से आया हूँ, US में बिल्कुल ओपन कल्चर है कपड़े पहनने का, तो वहाँ ऐसा लगता ही नहीं, उनको लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनके परिवार के लोगों को भी नहीं लगता कि गलत है कुछ। तो ऐसे में हम उनको आदर्श का, सिद्धांत का, या हम उनको मोरल और एथिकल और वैल्यूज और ये थोड़ी दे सकते हैं, उनके उसमें ही नहीं है सोसाइटी में, उनके यहाँ एक्सेप्टेंस है, तो वहाँ वो बेकार हो जाता है। तो ये सब देश काल परिस्थिति के हिसाब से होता है। इसका मतलब वैल्यूज, मोरल्स और एथिक्स क्या होते हैं? देश काल परिस्थिति, यानी कि देश कौन सा है, यानी कि स्थान कौन सा है, कंडीशंस कैसे हैं और समय कौन सा है। कई लोग पार्टी में तो उसी व्यक्ति को उस कपड़ों में देख लेंगे, लेकिन उसको घर में या बाजार में या और जगह पर उसको उन कपड़ों में देखना कतई पसंद नहीं है, जबकि व्यक्ति वही है। तो फर्क क्या पड़ गया? वही देश काल परिस्थिति कि पार्टी में चलेगा। आ गया ना समझ में? तो ये जो पूरा ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये आपको देखना पड़ेगा उसको समझना पड़ेगा। क्लियर हुआ? कुछ मानवीय अंतर संबंध बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए कोई रिजिड नहीं हो सकते आप, किसी एक चीज पे रिजिड नहीं हो सकते। इसलिए भारत में अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग भाषाएं, डाइवर्सिटी है। तो जो चीज़ हरियाणा में बहुत कट्टर है वो महाराष्ट्र में उस तरह से नहीं होगी, और फिर वो केरला में जाके बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, और दिल्ली और मुंबई में बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसलिए दिल्ली मुंबई में भी ज़बरदस्त डिफरेंस है, वहाँ की नाइट लाइफ में, वहाँ के कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए कहीं देखोगे कि नाइट क्लब बहुत ज़्यादा सामान्य रूप से खुले हुए मिलेंगे, कई जगह पर ड्रिंक को, शराब को बहुत वो माना जाएगा, कई जगह पर गाय का मांस खाना यानी कि बीफ खाना बहुत कॉमन है। गोवा में जाकर के बीजेपी की सरकार हो तब भी वो बीफ बेचती है, और दूसरी जगह बीफ के नाम पर, चाहे वो गाय की हत्या नहीं भी की हो उसने, वो बकरी का मांस है, तो भी उसको पीट पीट के मार डालते हैं लोग कि तुमने किया तो कैसे किया। दोनों जगह बीजेपी ठेकेदारी करती है, जबकि इसका मतलब है कि नैतिकता के मापदंड दोनों जगह अलग अलग है। गोवा में डिफरेंट है, देश के दूसरे हिस्से में डिफरेंट है। तो वही देश काल परिस्थिति।
चुनाव के दिनों में अलग होंगे चुनाव के पहले और बाद में फिर डिफरेंट होंगे। यही चीज़ कांग्रेस के लिए है, आम आदमी पार्टी के लिए है। तो मानवीय अंतर संबंध जो है, इसलिए एक जो ब्यूरोक्रेट निकल करके आएगा, एक सिविल सर्वेंट बनेगा, वो एक परिपक्व होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, उनके साथ बहने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको इमोशनल इंटेलिजेंट बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट। उसको डिसीजन मेकिंग करनी है, उनको भावनाओं में बहना नहीं। इसलिए सिद्धांत बहुत कट्टरता के साथ उसको पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि ये सब क्या है, ठीक है। तो उससे वो हाइपर नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा उस तरह से। मुझे लगता है आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से आपको एथिक्स का जो बेस है बहुत ही काम का है। इसको एक आध बार और सुन लीजिएगा यूट्यूब पे जा करके, ठीक है ना, तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बहुत ही, और आपकी आम जिंदगी में भी आपको समझदारी विकसित करेगा। तो आप जो गुस्सा होते हैं परिवार वालों पे, रिश्तेदारों पे या किसी पे, तो वो भी थोड़ा सा आपका कम होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि इनको ये चीज़ें पता नहीं है, इस वजह से ये स्थिति है इनकी। अदरवाइज ये इतने बुरे नहीं हैं, सिर्फ इनको ये चीज़ पता नहीं है जो आपको आज पता चली। ये पता होना चाहिए उनको भी, तो फिर संकट नहीं होगा। दिक्कतें होती है कि नहीं होती है, ये सभी के घर की कहानी है। सभी के घर घर पे जो झगड़े हैं, अधिकांश जो ना समझदारी नहीं होने का परिणाम है, पढ़े लिखे नहीं होने का। पढ़ा लिखा होना मतलब MA BA करना नहीं है, बीटेक वीटेक कर लेने से नहीं, ये समझदारी आना चाहिए। तो ये सभी के सुनने का है, बहुत कॉमन लेक्चर है। चलिए आज की बात समाप्त करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की